नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जिनसे हमारी ये पूरी दुनिया बनी है। धातु और अधातु, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स। आज के इस विश्लेषण में हम एकदम सरफेस से शुरू करेंगे और सीधे कोर तक जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले धातु और अधातु का सीधा मुकाबला, फिर इनके भौतिक गुण, उसके बाद इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर समझेंगे सक्रियता श्रेणी को, और आखिर में देखेंगे कि धातुओं को जमीन से निकाला कैसे जाता है। तो आइए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, धातु बनाम अधातु, द ग्रेट डिवाइड। धातुएं आमतौर पर एकदम चमकदार होती हैं, बिजली और गर्मी की अच्छी सुचालक होती हैं और इन्हें पीटकर या खींचकर आकार दिया जा सकता है। वहीं अधातुएं, वो इसके एकदम उलट होती हैं। वो थोड़ी फीकी, कुचालक और काफी आसानी से टूटने वाली यानी भंगुर होती हैं। लेकिन विज्ञान में ट्विस्ट तो होते ही हैं। अब कार्बन को ही ले लीजिए, है तो ये एक अधातु, लेकिन इसका एक रूप जो है ना, हीरा, वो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना कमाल की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, भौतिक गुणों की खोज। तो धातुओं को इतना खास क्या बनाता है? 4 मेन बातें हैं। पहली, उनकी धात्विक चमक यानी उनका शाइनी लुक। दूसरी है आघातवर्ध्यता या मैलिएबिलिटी, आसान भाषा में कहें तो हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरें बनाना। तीसरी है चालकता, जो बिजली और गर्मी को पास होने देती है। और चौथी, तन्यता या डक्टिलिटी, इसका मतलब है धातुओं को खींचकर तार बनाना। जरा सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने से, जी हां, सिर्फ 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग। धातुओं का एक और बहुत ही मजेदार गुण होता है जिसे हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई धातु किसी कड़क सतह से टकराती है ना, तो एक गूंजने वाली टन सी आवाज आती है। याद है स्कूल की वो घंटी, वो धातु की ही क्यों बनी होती है? बिल्कुल इसी ध्वनिक गुण की वजह से, ताकि उसकी आवाज पूरे स्कूल में दूर तक गूंज सके। और चालकता की बात करें तो धातुएं ऊष्मा यानी हीट की कितनी शानदार सुचालक होती हैं, ये तो हम रोज ही देखते हैं। जब हम धातु के बर्तन को गैस पे रखते हैं तो गर्मी फटाफट पूरे बर्तन में फैल जाती है। यही वजह है कि हमारे किचन के सारे फ्राइंग पैन और बर्तन धातुओं से ही बनाए जाते हैं, ताकि खाना जल्दी और अच्छे से पके। बाहरी गुणों को तो हमने समझ लिया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सारी धातुएं हवा, पानी और एसिड के साथ बिल्कुल एक ही तरह से बर्ताव करती हैं? मतलब क्या लोहे और सोने का रिएक्शन एक जैसा होगा? सोचिए जरा। चलिए इसका जवाब रासायनिक समीकरणों से समझते हैं। जब धातुएं हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन हाँ, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। कुछ धातुएं हवा में आराम से बैठी रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सोडियम को देख लीजिए, हवा के संपर्क में आते ही एकदम से जल उठता है, बहुत ही अग्रेसिव। पानी और एसिड के साथ भी इनका अलग ही नाटक है। सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी में भी धमाका कर देते हैं। वहीं मैग्नीशियम कहता है कि मुझे तो गर्म पानी चाहिए। और लोहा या जिंक, वो तो सिर्फ भाप के साथ ही रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा जब ये धातुएं एसिड्स के साथ मिलती हैं ना, तो ये सॉल्ट बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती हैं। इन अलग अलग नखरों को देखकर वैज्ञानिकों ने एक लिस्ट बनाई है। हमारा चौथा टॉपिक, सक्रियता श्रेणी। ये लिस्ट ना किसी लीडर बोर्ड जैसी है। सबसे ऊपर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम, एकदम बॉस की तरह, हाईली रिएक्टिव। फिर बीच में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन आते हैं। और सबसे नीचे शांति से बैठा है सोना, जो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता। इस लिस्ट का फायदा क्या है? इससे हम विस्थापन अभिक्रियाओं का पता लगा सकते हैं। जो धातु लिस्ट में ऊपर है, वो अपने से नीचे वाली कमजोर धातु को आसानी से उसकी जगह से हटा सकती है। एकदम पावर प्ले। और इस लिस्ट में जो पोजीशन है ना, उसी से तय होता है कि कोई धातु जमीन में किस हालत में मिलेगी। टॉप वाली धातुएं इतनी फुर्तीली होती हैं कि वो अकेले कभी मिलती ही नहीं, हमेशा किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बनाकर रहती हैं। लेकिन जो लिस्ट में सबसे नीचे हैं, जैसे सोना या चांदी, वो एकदम चिल हैं। वो प्रकृति में अपने प्योर और स्वतंत्र रूप में मिल जाती हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक पर, धातुओं का निष्कर्षण। मतलब खदान से निकालकर इस्तेमाल के लायक बनाने तक का सफर। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले अयस्क या ओर में से मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियों को साफ किया जाता है, जिसे विज्ञान में गैंग कहते हैं। फिर उसे ऑक्साइड में बदला जाता है।
तीसरे स्टेप में उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाकर शुद्ध धातु निकाली जाती है, जिसे अपचयन कहते हैं, और आखिर में उसे एकदम प्योर करने के लिए रिफाइन किया जाता है। अब जो दूसरा स्टेप था ना, ऑक्साइड में बदलना, उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, भर्जन और निस्तापन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन सुनने में भारी लगते हैं पर सिंपल हैं। अगर सल्फाइड का अयस्क है तो उसे भरपूर हवा में खूब गर्म करते हैं, इसे भर्जन कहते हैं। लेकिन अगर कार्बोनेट का अयस्क है तो हवा कम रखते हैं, इसे निस्तापन कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। फिर आता है सबसे जरूरी काम, यानी अपचयन या रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि कार्बन जैसे किसी अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन क्या करेगा, वो उस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर उड़ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एकदम शुद्ध जिंक। प्रोसेस कंप्लीट। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हमने देखा कि जो ज्यादा रिएक्टिव धातुएं हैं वो कभी अकेले नहीं मिलती, लेकिन हम इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए लगातार ज़मीन खोदकर इन्हें निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो क्या लगातार ऐसा करने से लंबे समय में हमारी पृथ्वी की सतह का केमिकल स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। विज्ञान के ऐसे ही दिलचस्प सवालों को एक्सप्लोर करते रहिए।